नमस्कार, मैं मौजूद खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 45 सीटों के लिए 224 दावेदार, सिंगल विकेट के बाद प्रचार तेज। प्रत्याशियों ने किया जनसंपर्क, खुलने लगे कार्यालय। सहकारिता से निजात दिलाने में सहकारिता का महत्व, सहकार सप्ताह में वक्ताओं का खुलासा। नसबंदी कार्यक्रम की सफलता पर चर्चा, सुरक्षा तकनीकों पर गहन मंथन। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव की तस्वीर साफ होने लगी है। शनिवार को निर्दलीय प्रत्याशियों को सिंबल अलर्ट होने के साथ ही चुनावी मैदान में कुल 224 प्रत्याशी डटे हुए हैं। सब कुछ वार्डों में दो ही उम्मीदवार होने से कांटे का संघर्ष संभव है। नगर परिषद चुनाव के तहत अब मैदान में 224 प्रत्याशी रह गए हैं। भाजपा, कांग्रेस और माकपा के अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों को सिंबल अलॉट कर दिए गए। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र थोरी के मुताबिक 70% प्रत्याशियों को वरीयता के आधार पर और 30% प्रत्याशियों को लॉटरी के माध्यम से सिंबल वितरित किए गए। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र थोरी ने बताया कि नगर परिषद के कुल 45 वार्डों में 224 प्रत्याशियों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। शनिवार को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद अंतिम रूप से 224 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। अंतिम रूप से 224 प्रत्याशियों का विश्लेषण करें तो वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 44 से सर्वाधिक 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन दोनों वार्डों की खास बात ये कि दोनों ही वार्ड सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं। यानी कहा जा सकता है कि नगर परिषद चुनाव में महिलाओं में चुनाव लड़ने की अच्छी खासी होड़ मची है। वहीं वार्ड नंबर 1, 37, 38 व 39 में सबसे कम 2 प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में हैं। यानी इन वार्डों में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला है। खास बात यह भी कि जहां वार्ड नंबर 1, 37 और 38 में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, वहीं वार्ड नंबर 39 में बीजेपी प्रत्याशी का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी से है। आपको बता दें कि नगर परिषद चुनाव में कुल 93 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए थे और कुल 61 लोगों ने नाम वापस ले लिया था। डॉक्टर थोरी ने बताया कि नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदान 22 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और मतगणना 25 नवंबर को जंक्शन स्थित सरस्वती कन्या महाविद्यालय में होगी। अध्यक्षीय पदों के लिए निर्वाचन 26 नवंबर को और उपाध्यक्षीय पदों के लिए निर्वाचन 27 नवंबर को होगा। नगर परिषद हनुमानगढ़ के निर्वाचनों में आज सिंबल अलॉटमेंट का कार्य संपादित किया गया। जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने जो अपनी वरीयताएं प्रथम, द्वितीय और तृतीय वरीयताएं भरी, उसके आधार पर हमने सिंबल अलॉटमेंट किया। लगभग 70% प्रत्याशियों को उनकी प्रथम वरीयता के अनुसार सिंबल मिल चुका है। शेष प्रत्याशियों की लॉटरी के आधार पर हमने सिंबल अलॉट किए हैं। अब सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात अब हमारे पास फाइनलिस्ट आ गई है, कौन कौन से पार्टी से अथवा निर्दलीय प्रत्याशी किस वार्ड में कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। अब प्रचार प्रसार का काम प्रारंभ कर सकते हैं और 22 तारीख को मतदान की तिथि तय है। नगर परिषद चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। विभिन्न वार्डों में प्रत्याशियों ने अपने कार्यालयों का आगाज किया। उद्घाटनों का दौर चरम पर है। हर कोई जीत को लेकर आश्वस्त है। नगर परिषद चुनाव प्रचार परवान पकड़ता जा रहा है। वार्ड नंबर 14 में भाजपा प्रत्याशी कालूराम शर्मा का जनसंपर्क जोरों पर है। निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल लहरी ने कालूराम शर्मा के समर्थन में नाम वापस ले लिया। अपने आवास के सामने कालूराम शर्मा का स्वागत किया गया। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ नेता शांतिलाल जावा और राजकुमार आदि मौजूद थे। मंगतराम दानव जिंदाबाद, मंगतराम दानव जिंदाबाद। राजू जी वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस प्रत्याशी गौतम स्वामी के समर्थन में महिलाओं ने रेलवे कॉलोनी में जनसंपर्क किया। महिलाओं ने घर घर जाकर वोट का आग्रह भी किया।
वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस प्रत्याशी नंदू गुर्जर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी और पीसीसी सचिव भूपेंद्र चौधरी ने किया। इस मौके पर नंदलाल मिश्रा आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट देने की अपील की। के टाइम में कुछ कह दो उनको बैग बहकावे में आके वोट दे देते हैं। एक आप कम से कम तुलना तो कीजिए, काम किसने किया, तो जो काम करे उसको शाबाशी दो, उसको क्रेडिट दो, उसको। आप नंदू गुर्जर अपने आप को समझकर, खुद को एक कैंडिडेट समझकर हर एक बंदे के पास जाना है, घर पर हर एक को कहना है, माताओं को, बहनों को अपनी बात हर घर में पहुंचानी है और अपनी मेहनत करेंगे तभी जीतेंगे। और अभी वो एक कैंडिडेट था, उसको टिकट मिल गई तो वो सीधा सा कहता था जी मेरे से तो 2 आदमी वो मेरे खास थे, वो नाराज हो गए। मैं कहा भैया जो गोल्ड मेडल मिलता है ना किसी को, तो वो 5 साल के बाद ओलंपिक्स आती है तो हर दिन 12-12 घंटे घंटे बैठ के भागना पड़ता है, हर दिन हर रोज़ 4 साल उसको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ती है 12-12 घंटे, जब जाके वो एक सेकंड एक क्षण वो जीत का हासिल होता है, वो गोल्ड मेडल मिलता है। मैरी कॉम गोल्ड मेडल लेके आई है, हज़ारों मुक्के खाए हैं, गिरी है, टूटे, जबड़ा टूटे, जब जाके कि मैरी कॉम का नाम हो, मैरी कॉम है। तो मैरी कॉम को 1 मिनट में नहीं मिल गई, एथलीट है वो 1 मिनट में नहीं मिल गई, बड़ी मेहनत करनी, कर्म करना पड़ता है। आप भाइयों मेरी निवेदन है आपसे, ये मेरी पुरजोर गुजारिश है, ये सीरियसली लें, इस मैटर को लाइटली ना लें। नंदू को जीत अपनी जीत है, नंदू की हार अपनी हार है, नंदू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार गया कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने इसका कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं बनाया जो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, या अपने को ऐसी किसको चाबी नहीं दी जो उसे अपने वापस ले। वार्ड नंबर 39 से भाजपा प्रत्याशी सुरेश धमीजा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने रामप्रताप जिंदाबाद के नारे भी लगाए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। लेकिन मारा दियो मैनू दो ओम नारायणी नमोस्तुते। लड्डू खवा दो, लड्डू खवा दो। ओम दान शक्ति महामालय महामालय डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप। पंडित जी थोड़ा सा पीछे बस साहब ले जी वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय प्रत्याशी श्री राम गोदारा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। होगी सारी होगी। वार्ड नंबर 22 से निर्दलीय प्रत्याशी अमन वाल्मीकि का चुनाव प्रचार परवान पर है। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इसमें काफी संख्या में समर्थकों ने भाग लिया। छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रोहित स्वामी भी अमन के पक्ष में आए। वार्ड नंबर 25 जीतेगा भाई जीतेगा,
पादे 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 से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल खिचड़ के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यकर्ताओं ने अनिल खिचड़ के समर्थन में नारे लगाए। वार्ड नंबर 23 से निर्दलीय गुरचरण सिंह के चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन किया गया। समर्थकों ने जीत का दावा किया। वार्ड नंबर 18 से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश भार्गव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पीसीसी सचिव मनीष धारणिया और डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने किया। समर्थकों में खासा उत्साह था। वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी रजनी के पक्ष में कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी की। रजनी ने घर घर जाकर वोट मांगे, जहां पर समर्थकों ने खूब नारेबाजी की। वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी नगीनाबाई ने डोर टू डोर जाकर वोट मांगे। रविंद्र बावरी के साथ काफी संख्या में समर्थक उनके साथ थे। लोगों ने माला पहनाकर नगीनाबाई का स्वागत किया। वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी करमजीत कौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर वार्ड के काफी लोग मौजूद थे। निवर्तमान पार्षद गुरदेव सिंह बावरी ने भी करमजीत को समर्थन देने की घोषणा की। मम्मी जी नमस्ते। सारे आ जाओ सारे आ जाओ। हम सब आ गया एक बार आई माता की डाल देते। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय प्रत्याशी मंजूर अली के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उनके समर्थकों ने नारेबाजी कर उत्साह दिखाया। महिलाओं ने भी मंजूर अली के लिए वोट मांगे। हनुमानगढ़ जिला सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से अखिल भारतीय सहकार सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत शनिवार को स्पिनफेड परिसर में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विपणन, उपभोक्ता प्रसंस्करण और मूल्य परिवर्धन विषय पर मंथन हुआ। सहकार सप्ताह के तहत स्पिनिंग मिल परिसर में कार्यक्रम हुआ। इसमें केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक डॉक्टर रविंद्र राजपुरोहित, सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव लक्ष्मी नारायण सोनी, जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष भूप सिंह राहड़ आदि ने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि साहूकारी प्रथा से निजात दिलाने में कारगर रही सहकारिता, इसे तो बस समझने की जरूरत है। स्पिनफेड इकाई के अंदर अगर कोई देखा अगर जाए तो अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये सहकारिता का। लाभ में होना, घाटे का होना ये ट्रेडिशनल चीज़ है। ट्रेड में उतार चढ़ाव, तेजी मंदियाँ आना, ट्रेड से ट्रेड का आउट हो जाना, वर्तमान में चीज़ों का प्रासंगिक होना या अप्रासंगिक होना, ये सब कुछ समय के साथ होने वाली सुधार वाली गतिविधियाँ हैं जो नियमित रूप से चलती रहती हैं। लेकिन सहकारिता क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना होना, ये उसी ही रोल मॉडल जिसके जिक्र भूप सिंह जी कर रहे थे, उसी का ही एक प्रादुर्भाव था। जगह जगह सहकारिता क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की ऑयल मिल्स, धागा मिल्स, इवन दोज की बिलाड़ा जैसे एरिया में तो एक सीमेंट फैक्ट्री तक लगी। तो ये सहकारिता ही क्षेत्र था जिसमें आम जन की भागीदारी शेयर होल्डर के रूप में सीधी हुआ करती थी। निश्चित रूप से जब सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ तो ये कहा गया था कि साहूकारों का जो एक मायाजाल था, जिससे आम काश्तकार, आम कल्टीवेटर, प्रोड्यूसर, ये लोग ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। उसीलिए सहकारिता की स्थापना की गई ताकि आम व्यक्ति को अपनी हिस्सा राशि के अनुपात में लाभ मिले। वक्ताओं का कहना था कि स्पिनिंग मिल का सहकारिता के क्षेत्र में गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने पुराने दिनों को याद कर मिल के उज्जवल भविष्य की कामना की। फीड के रूप में भी ये इतिहास रहा है कि इस मिल ने जब अपनी उन्नति के शिखर पे थी तो ऐसे आयाम स्थापित किए कि मार्केट का ट्रेड भी चेंज होना है तो स्पिनिंग मिल डिसाइड करती थी।
क्वालिटी भी डिसाइड मार्केट में होती थी आगे की, तो ये मिल डिसाइड करती थी। यहाँ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सहकारिता का योगदान इतना प्रबल रहा कि उसने प्राइवेट ट्रेडर्स के मार्केट को भी बैलेंस करने का काम किया। अच्छे भाव दिलाना, अच्छे भाव लेना, गुणवत्ता की चीज़ें मार्केट में दी। आज भी खाद बीज की जब बात आती है तो इफ्को का खाद, राजफेड का बीज, क्यों? कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ही इंश्योरेंस है हमारे पास में कि हम उच्च गुणवत्ता और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। विभिन्न स्तरों पे जो प्राइस की मूल्य की बात आती है, बाज़ार में जब भी आपने देखा होगा प्याज की किल्लत, किसी और चीज़ की किल्लत जब भी आती है तो ये सहकारिता क्षेत्र है जिसमें वापस इनको याद किया जाता है। प्याज भी हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ भंडार्स वगैरह ला करके और मूल्य को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं सहकारिता ही वो है जो आपस में हमें बिना किसी लोभ और लालच के जोड़ती है, सामूहिक प्रयासों की ओर इंगित करती है। यही संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है। और मुख्य संदेश ये था इस आज के दिवस का कि प्रोसेसिंग यूनिट्स, कंज्यूमर यूनिट्स जो सहकारी क्षेत्र में काम कर रही है, उनका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, ताकि गुणवत्ता और कीमत के बारे में सहकारिता क्षेत्र पे जो विश्वास है लोगों का, उसकी पूर्ति हम आम नागरिक तक कर पाएँ, यही हमारा प्रयास रहेगा। प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हमारे कार्य क्षेत्र में लगी है, उसका लाभ नीड बेस पे बैठे हुए व्यक्तियों को निश्चित रूप से मिलेगा। यही हमारे आज का मुख्य संदेश था। और कार्मिकों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इस बात पे पूर्ण विचार विमर्श किया कि किस प्रकार से इस कड़ीबंधन का लाभ जो है अंतिम सिरे तक बैठे हुए व्यक्ति को मिले। छत्तीसगढ़ में नसबंदी कार्यक्रम पर उठे सवालों के बीच हनुमानगढ़ में भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रीत महेंद्र सिंह ने डॉक्टरों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं में और बेहतर सुधार करने पर मंथन किया। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रीत महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में डॉक्टरों की बैठक हुई। खासकर वे डॉक्टर पहुंचे जो परिवार कल्याण कार्यक्रमों से ताल्लुक रखते हैं। एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र तनेजा, सर्जन डॉक्टर एमपी शर्मा, दीपक सैनी, विनोद मावंडिया और नेहरूलाल आसेरी आदि ने कहा कि सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना जरूरी है। जो भी कमियां सामने आती हैं, उनका समाधान समय रहते जरूरी है। ये छत्तीसगढ़ में जो महिला नसबंदी प्रकरणों में डेथ की जो बात आई थी सामने, उसके कारणों की समीक्षा करना और अपने कैंप्स में सुधार करने के हिसाब से अपन ने आज ब्लॉक सीएमओस और विशेषज्ञ सर्जन्स की मीटिंग्स बुलाई थी। तो उसके अंदर अपन क्या सुधार कर सकते हैं, किस लेवल पे क्या कमियां रहती हैं, काम अच्छा हो रहा है लेकिन उसको और सुधार की जहाँ गुंजाइश अपन कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में आज इन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियंस भी आई अपने पास कि टीम्स टाइम्स पे पहुँचें और वहाँ पे व्यवस्था बनाने के हिसाब से, जैसे ओटी का स्टरलाइजेशन 2 दिन पूर्व सर्टिफिकेट मिल जाए, कैंप्स की नामजद सभी वर्कर्स जो हैं उनको वर्क अलॉटमेंट हो जाए, नामजद अपने को ड्यूटी लग जाए उनकी, और ओटी के अंदर जो भी व्यवस्थाएं बिठानी अपने को, चाहे जूते चप्पल से लेके कैप मास्क है, उनके यूनिफॉर्म है, या स्टरलाइजेशन की बात आती है, वहाँ ड्रग्स की, इमरजेंसी ड्रग्स की व्यवस्था हो, पोस्ट ऑपरेटिव जैसे केस हो जाते हैं उसके बाद में उनकी देखभाल करने के लिए जैसे कैंप से छुट्टी होती मरीजों की तो तुरंत ले जाने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या होता है कि जब घर पहुँच जाते हैं ना उसके बाद में उनको फॉलोअप करने की कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे कैंप खत्म हो तो उसके बाद में जिस एएनएम के क्षेत्र के केस हैं उनकी सूची उनको पकड़ा दी जाए, वो घर जाके उनकी फॉलोअप करे, अगले दिन उनको बीसीएमओ को रिपोर्ट करे कि ये पेशेंट्स ठीक हैं, इनको कोई तकलीफ नहीं है, और इसके लिए सभी को पाबंद करने की बात अपन कर रहे थे। तो इसमें अश्योर किया गया है, बीसीएमओस को पाबंद किया गया है कि वो कैंप स्थल पे खुद भी मौजूद रहें, वहाँ का डॉक्टर भी जिम्मेदार अपॉइंट रहे। डॉक्टर तनेजा के मुताबिक इस बात पर भी चर्चा हुई कि जिन क्षेत्रों में पद रिक्त हैं वहां पर व्यवस्था होने के बाद ही नसबंदी शिविर संचालित हों। इस तरह के प्रयासों में कोताही ठीक नहीं। अगर कहीं पोस्टें वेकेंट की दिक्कत आ रही है, कहीं डॉक्टर्स नहीं हैं, तो 1-2 दिन के लिए अपन उसको डेप्यूट भी किया जा सकता है, आसपास की पीएचसी से, पीएससी से स्टाफ से ले सकते, स्टाफ को डेप्यूट कर सकते हैं, डॉक्टर को डेप्यूट कर सकते हैं। तो कहीं जिम्मेदारी लेवल की बात आती है तो जिम्मेदारी हर स्तर पे है, चाहे एडिशनल सीएमएचओ परिवार कल्याण हो, चाहे बीसीएम हो, चाहे एमओआईसी हो, चाहे स्टाफ हो। तो इसके सुधार के लिए थोड़ी आज डिस्कशन हुआ और काफ़ी अच्छे माहौल में सभी ने एग्री भी किया कि हम हमारी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ेंगे और अच्छे से काम करेंगे ताकि
अच्छी सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दें ताकि लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति लगाव बढ़े। अपने आप जुड़े लोग, अपन कोई टारगेट थोप के काम नहीं करवाना चाह रहे। लोगों का इस कार्यक्रम के प्रति विश्वास बढ़ेगा, अच्छी सेवाएं दी जाएंगी तो लोग अपने आप जुड़ेंगे इस प्रोग्राम के साथ। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जिले के लिए बेहद अच्छी खबर है कि जिले की 3 ग्राम पंचायतें पूरी तरह 100% साक्षर हो चुकी हैं। जी हां, इस खबर से शिक्षा महकमा भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साक्षर भारत के तहत IPMC योजना के मुताबिक हनुमानगढ़ जिले की 3 ग्राम पंचायतों को 100% साक्षर घोषित किया गया है। ये ग्राम पंचायतें हैं पीलीबंगा पंचायत समिति क्षेत्र की लिखमीसर ग्राम पंचायत, रावतसर की 15-16 KWD और संगरिया पंचायत समिति क्षेत्र की दिनगढ़ पंचायत समिति। जिला लोक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ मेहरा की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह खुलासा हुआ। मेहरा ने कहा कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 ग्राम पंचायतों की साक्षरता प्रेरकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मकसद अपनी ग्राम पंचायत को पूरी तरह साक्षर करना है। इसमें अभी तक 3 ग्राम पंचायतों में सफलता मिली है। हमारा क्या है कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण है, IPMC इंटरपर्सनल मीडिया कैंपेन का है और ज़िले की 17 ग्राम पंचायतों का हमारा चयन किया हुआ है। तो इसका जो उद्देश्य है कि भी संपूर्ण ग्राम पंचायत को साक्षर करना है। तो इसमें हमारी 3 ग्राम पंचायत हैं वो संपूर्ण साक्षर हो गई हैं, जिसमें अपने पीलीबंगा की एक है लिखमीसर, रावतसर की है अपने 15-16 KWD और संगरिया की है अपनी दीनगढ़। बाकी जो ग्राम पंचायत है उनका हम लक्ष्य रखेंगे भी ताकि क्या है कि ये भी जल्दी ये हमारी साक्षर हो। लोक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ मेहरा के मुताबिक प्रशिक्षण शिविर में खास तौर पर वित्तीय साक्षरता, विधिक साक्षरता, आपदा प्रबंधन और चुनावी साक्षरता पर चर्चा की जा रही है। इसके तहत प्रेरकों को पूरी तरह तैयार कर रहे हैं। खास बात है कि हरलाल ढाका और सुनीता मिड्ढा प्रेरकों को प्रशिक्षण दे रही हैं। और इसमें क्या है कि 5 दिवसीय प्रशिक्षण में हमारे के 5 आयाम है। वित्तीय सतत शिक्षा, विधिक साक्षरता और वित्तीय साक्षरता, आपदा प्रबंधन और चुनावी साक्षरता। इन 5 आयामों पर हम क्या है कि इनको प्रशिक्षण देंगे। 5 दिवसीय प्रोग्राम है और प्रशिक्षण देने वाले हमारे श्री लाल जी ढाका और श्री सुनीता जी मिड्ढा, जो कि इन्होंने प्रशिक्षण अपने अजमेर और जोधपुर से लेकर आए हैं और ये इनके RP लोग हैं। और चौथे से हमारे जो प्रेरक हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। कोहला के घनी आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध शुरू हो गया है। टावर लगाने को लेकर चल रहे निर्माण कार्य को बंद करवाने की मांग करते हुए कोहला ग्रामवासी उपखंड अधिकारी से मिले और ज्ञापन सौंपा। कोहला के वार्ड 4 में सरकारी स्कूल के पास मोबाइल टावर लगाने का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य बंद करवाने की मांग को लेकर ग्रामीण आज SDM से मिले। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर का निर्माण नियम विरुद्ध करवाया जा रहा है। एक रात में ही एक पिलर निर्माण करवाया गया है जो कभी भी गिर सकता है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव से बंद करवाने की मांग की। SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हम। गांव के अंदर आबादी क्षेत्र और स्कूल है, उसके पास में मोबाइल टावर लग रहा है जो गैर कानूनी है और उसके बढ़ने से गांव में नुकसान होने की संभावना है काफ़ी। तो हमने निवेदन किया है SDM साहब से कि उसको तत्काल प्रभाव से स्टे जारी करके उसका काम रुकवाया जाए। ये है कोला के अंदर, वार्ड नंबर 4 के अंदर है, गांव कोला में।
यदि मोबाइल टावर ये प्रशासन नहीं हटवाता है तो इस संबंध इसके दौरान हम बाद में इसका करेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, जो भी है उस तरह से हम कदम उठाएंगे। अधिकारियों ने कहा पटवारी को भिजवा कर उसका तुरंत प्रभाव से काम रुकवा देंगे। पहले कलेक्टर साहब ने जांच करवाई थी, उस पर रुकवाया था, उसके बाद वो फिर से चालू हो गया था काम। लिटिल हार्ट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में बाल दिवस के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे। दौड़ प्रतियोगिता में छोटे बच्चों ने बड़े ही उत्साह से भाग लिया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस अवसर पर दौड़, जलेबी रेस, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो आदि प्रतियोगिताएं करवाई गयी। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया जाएगा। टू डेज की 14 नवंबर पे खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में छोटे बच्चों ने जलेबी रेस, लंबी कूद और फ्रॉग रेस आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिया। इंटर हाउस कंपटीशन भी हुए जिसमें खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक आदि प्रतियोगिता हुई। अंत में सभी प्रतियोगिताओं का सम्मानित किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी खेलकूद की प्रतियोगिताएं हमारे विद्यालय द्वारा पूर्व में भी आयोजित करवाते रहे हैं और आगे भी करवाई जाएगी। खेलकूद जो है बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में बहुत महत्व रखते हैं, ऐसी हमारे इच्छा है और भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताएं करवाते रहेंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। दिवस के तहत 3 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्पोर्ट्स मीट के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। छात्राओं ने नृत्य की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने प्रेरणास्पद नाटकों का भी मंचन किया। कार्यक्रम के दौरान बैडमिंटन, क्रिकेट, दौड़ आदि प्रतियोगिताएं भी करवाई गई। प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता रहने वाले बच्चों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। दिवस के उपलक्ष्य में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर टाइम्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के अंदर 3 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स मीट का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल के मैचेस हुए। इसमें प्रथम स्थान पर आने वाले विनर्स और द्वितीय स्थान पर रहने वाले रनर टीमों को प्रशस्ति पत्र देकर तथा इनाम देकर सम्मानित किया गया। जंक्शन स्थित श्री श्याम मंदिर में चौथा श्री श्याम महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सिर पर कलश उठाए महिलाओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया। श्री श्याम महोत्सव के तहत आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दुर्गा मंदिर धर्मशाला से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और श्री श्याम मंदिर में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में हाथों में ध्वजा लिए श्याम भक्तों में उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर मंगल गीत गाए। श्री श्याम महोत्सव के तहत 16 नवंबर को अखंड ज्योति पाठ का आयोजन होगा। कुमार नीरज कथा वाचन करेंगे। 18 नवंबर को विशाल जागरण होगा, जिसमें भजन गायक संजय मित्तल, रश्मि ओझा भजनों की प्रस्तुतियां देंगी। Yeah.
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।